जय हिंद दोस्तों। स्टर्निंग माइंड्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए सभी क्वेश्चन होंगे, जिससे हमें थोड़ा मदद मिलेगी। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो चलिए लेट ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इधर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। इसमें लेटर दिया हुआ है और डिजिट दिया हुआ है, अक्षर और अंक दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में हमारी निगाह सबसे पहले लेटर पे होती है। जब लेटर में दी हुई अक्षरों की जो लेटर दिया होता है उसकी श्रृंखला बन जाती है, फिर डिजिट के बारे में हम लोग सोचते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले लेटर के बारे में सोचते हैं, फिर डिजिट के बारे में सोचते हैं। जब लेटर की श्रृंखला बन जाती है, सीरीज समझ में आ जाती है, तो फिर हम लोग डिजिट के बारे में सोचते हैं। तो विषम शब्द की पहचान करना है इसमें। तो जैसे ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एक। ऐसे क्वेश्चंस पहले लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। ए की 1 होती है, डी की 4 होती है, ओ की 15 होती है जैसा कि दिया हुआ है, और यू की होती है 21। तो प्लेस वैल्यू में 21 के दर पे 23 दिया हुआ है, एक का 1 दिया है, डी का 4 दिया ही है, ओ का 15 दिया है और यू का 21 होना चाहिए, लेकिन 23 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये विषम ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है विषम है, सबसे अलग है। तो डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, बी वाले पे। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये विषम शब्द है। तो अब लेटर और डिजिट की बात किया, तो लेटर हम प्लेस वैल्यू कैसे इसको याद रखें, तो ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक हम लोग याद करने के लिए सिफिलोरक्स, अगर हम लोग सिफिलोरक्स याद कर लें तो इससे हम लोग प्लेस वैल्यू थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इसमें याद करने के लिए। जैसे सी की वैल्यू 3 होती है, एफ की 6 होती है, आई की 9 होती है, एल की 12 होती है, ओ की 15 होती है, आर की 18 होती है, यू की 21 होती है और एक्स का होती है 24। तो अगर सिफिलोरक्स इसको हम लोग याद कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी मदद मिलती है। कुछ लोग इजोटी करके याद करते हैं, इजोटी। इसमें क्या है, इसकी ई की 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है, वाई की होती है 25। लेकिन इसको याद करने में हम लोग प्लेस वैल्यू बहुत फास्ट निकाल लेते हैं। जैसे किसी की प्लेस वैल्यू पूछे तो इसमें क्या होता है, 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। 12 में से 9 गए 9, 6 में से 3 गए 3। तो इससे क्या है, इन दोनों के बीच में कितने हैं, 4 और 5, मतलब ये 2 अंक ऐसे हैं इन दोनों के बीच में। अगर 2 अंक पूछा तो 1 हम लोग आगे पहुंच जाते हैं, 5 पूछा तो 6 के हम लोग पहले आ जाते हैं, 4 पूछा तो 3 के बाद चले जाते हैं। तो तुरंत हम लोग आगे और पीछे की वैल्यू तुरंत कवर कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गैप ज़्यादा है, तो आगे पीछे हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ये हमारे हिसाब से ये बेस्ट ट्रिक है और इसी को याद करना चाहिए। बाकी किसी भी तरीके याद करो, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ए से जेड तक सभी की प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4। तो इस फिगर को हम लोग कैसे समझेंगे, इस फिगर को हम लोग 2 तरीके से समझते हैं। पहला, जैसे ये कोई एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, सिंगल, जैसा कि हमने बोला। दूसरा त्रिभुज क्या है,
दूसरा त्रिभुज ऐसे बना दिया गया, इसी के ऊपर सेम ऐसे ही बना हुआ है ना। दो त्रिभुज ये हो गए। अब बीच में ये लाइन खींचा हुआ है, अगर मैं लाइन इसको ऐसे खींच दूँ, ये लाइन ऐसे खींच दूँ, तो एक त्रिभुज हमारा ये बन गया। तो कितना हो गया, ये तीसरा हो गया। एक ये, दो ये और तीसरा वाला ये जो अभी बनाया इससे ये तीसरा। और अगर इसमें मिला हुआ है, अगर इसको मिला दिया जाए तो एक ये वाला भी त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज। तो हमारा कितने बन गए त्रिभुज, 1 2 और ये 3 और ये वाला एक 4 त्रिभुज बन गए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, 4 त्रिभुज इसमें हैं। इसी को दूसरे प्रकार से, दूसरा मेथड से देखते हैं। तो इसको अगर नाम देके हम लोग कंफर्म करें कितने त्रिभुज हैं। फिगर हमारी दी हुई ऐसे है, फिगर ये बीच में पूरा लाइन, फिगर ऐसा दिया हुआ है। अगर हम इसको नाम देके देखें, इसको ए दे दें, इसको बी, इसको सी, है ना, इसको डी, ई, एफ, ये जी, एच, आई, जे। तो पहला त्रिभुज ए बी सी, पहला त्रिभुज ए बी सी, ये सबसे बड़ा वाला है। उससे छोटे में आएंगे सी ई एफ, दूसरा सी ई एफ। तीसरा त्रिभुज हमारा कौन सा होगा, सी जी एच, ये अंदर वाला सी जी एच। और चौथा त्रिभुज हमारा होगा ए आई जे, ये वाला ए आई जे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें 4 त्रिभुज दिए हुए हैं। तो डी इज राइट आंसर हमारा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। नीचे कथन के आगे फर्स्ट और सेकंड 2 धारणाएं दी गई हैं। कथन एवं धारणाओं पर विचार करते हुए यह निर्णय लेना है कि कथन में कौन सी धारणा या धारणाएं अंतर्निहित हैं। कथन हमारा है, रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। तो उसको मई में यात्रा करना है, लेकिन वो आरक्षण रिजर्वेशन कब करा लेता है, अप्रैल में। मई में उसको यात्रा करना है, अप्रैल में वो आरक्षण कराता है। तो अप्रैल के बाद मई ही आना है ना। तो ये उसका कथन स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसका एजम्पशन, धारणाएं क्या चीज़ है, धारणाओं में क्या दिया है। तो पहली धारणा ये है कि रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। तो धारणाएं 2 दी हुई हमारे सामने। पहली धारणा ये है कि रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। तो भैया मेरे, वो मई में यात्रा करना चाह रहा है और अप्रैल में वो रिजर्वेशन करता है। तो अप्रैल के बाद मई ही आना है, वो मई में अपनी यात्रा कर लेगा। तो इसका मतलब वो पहले 1 महीने पहले खुद ही आरक्षण करा ले रहा है। तो इसका मतलब 1 महीने पहले आरक्षण किया जा सकता है। तो धारणा यह है हमारी कि रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। तो डेफिनेटली 1 महीने पहले किया जा सकता है, इसलिए वो 1 महीने पहले कर लिया। तो धारणा हमारी पहली इसमें सही है ना, पहली सही है। दूसरी धारणा क्या है, मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं। ना मुंबई की बात किया, ना हैदराबाद की किया, और वहाँ से आने जाने से कथन स्टेटमेंट से उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसीलिए हमारा सेकंड जो धारणा है वो सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है केवल फर्स्ट अवधारणा, बी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। तीसरी ऑप्शन में दिया है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। डी ऑप्शन में दिया हुआ है सिर्फ सेकंड। तो हमारा जो है फर्स्ट अवधारणा बिल्कुल सही है। तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन चौथा दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन दिया है ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री, ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी का बेटा है और ई का भाई है। तो सी का ई से क्या संबंध है? तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जल्दी ही पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले हम जैसे मेल को डिनोट करते हैं ट्रिंगल से, मेल को ट्रिंगल से डिनोट कर लेंगे और फीमेल को सर्किल से। ये जो पड़ी लाइन को हम लोग डिनोट कर लेंगे, ये सेम जनरेशन, ये जो खड़ी लाइन है इसको हम लोग सिंगल जनरेशन, और ये डबल लाइन को हम लोग मैरिज। तो जब हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट जब लेके आऊँगा तो वहाँ ट्रायंगल को मेल से हम लोग डिनोट करेंगे और फीमेल को सर्किल से। पड़ी लाइन सेम जनरेशन, और ये जो खड़ी लाइन है दिख रही है वर्टिकल, जो खड़ी लाइन है ये सिंगल जनरेशन को बताएगी और जो ये डबल लाइन है ये मैरिज को बताएगा। तो हम लोग यहीं पे मेल और फीमेल सिंगल जनरेशन सेम जनरेशन को देखेंगे अगर इसमें यूज हुआ तो। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए की माँ बी की बहन है, ये हमारा ए है। ए की माँ, इसकी ये माँ है, माँ का मतलब होता है फीमेल, सर्किल को हम लोग फीमेल से डिनोट करेंगे। ए की माँ बी की बहन है, बी इसकी बहन है, तो ये क्या सेम जनरेशन में है इसकी बहन। बी ये जो है बी की बहन है, बी कंफर्म नहीं है अभी कि मेल है या फीमेल है। आगे है और सी की पुत्री है, ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है, तो ये हमारा सी हो गया, ये इनकी हो गई पुत्री, है ना। और सी कंफर्म नहीं है मेल है या फीमेल। आगे डी बी का बेटा है, डी है जो बी का बेटा है, बी का बेटा डी बेटा है, तो इसका मेल फीमेल तो क्लियर ही होता है, ये मेल है। डी का बेटा है और ई का भाई है, डी बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा है और ई का भाई है, तो ई यहाँ पे होगा, ई का भाई है। तो सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध है? तो हमेशा जब रीजनिंग का हम लोग ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा आंसर अपोजिट डायरेक्शन में दिया जाता है। तो से हमेशा का की ओर चलते हैं, तो सी से का की तरफ चलना है, तो से का की तरफ इधर आना है। तो सी का ई से क्या संबंध है? ई से का की तरफ चलना है, तो ये भैया मेरे ये क्या इसका भाई है, इससे रिलेशन निकालना है, तो इसकी ये मम्मी होगा या इसका पापा होगा। और मम्मी पापा का ये इसका भी मेल फीमेल क्लियर नहीं है। मम्मी पापा का जो मम्मी पापा होते हैं उनके तो क्या लगते हैं, दादा या दादी, क्योंकि मेल या है फीमेल है, इनका अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, चाचा, दादा, दादी या दादा दादी। तो भैया मेरे सी कंफर्म नहीं है, ई का दादा है या दादी है, तो इसका मतलब दादा या दादी होगा, तो सी इज राइट आंसर। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है
नीचे प्रश्नों के लिए, नीचे शब्दों के लिए उचित वैन आरेख का चयन कीजिए। जूते, घास, मोबाइल। तो जूता हमारा अलग है, घास भी अलग होती है, मोबाइल ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जूता अलग हो जाएगा, घास अलग हो जाएगी, मोबाइल अलग हो जाएगा। तो सबको अलग अलग कौन किया है? सी। राइट आंसर इसका होगा सी। इसमें से सभी अलग अलग दिए हुए शब्द जो हैं। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, तय करें कि कथन के संदर्भ में कौन से तर्क सशक्त हैं। कथन दिया हुआ है, क्या छात्र संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए। तर्क दिया हुआ है, हाँ इस तरीके के द्वारा ही छात्र संगठनों के आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं। हाँ इस तरीके के द्वारा ही छात्र संगठनों के आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं। दूसरा तर्क दिया हुआ है, नहीं यह छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखेगा। स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या छात्र संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए, और आर्गुमेंट है पहला, हाँ इस तरीके के द्वारा ही छात्र संगठनों के आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं। तो भैया छात्र संगठन पर अगर प्रतिबंध लगाना है आपको, तो तर्क क्या है? हाँ इस तरीके के द्वारा ही छात्र संगठनों के आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये तर्क सही नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं, है ना। दूसरा तर्क क्या है? नहीं यह छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखेगा। तो दूसरा तर्क है कि नहीं, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यह छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखेगा। तो सेकंड हमारा जो है तर्क बिल्कुल सही है। अगर भाई प्रतिबंध लगा दोगे तो उनका अधिकार तो छिन जाएगा ना। तो संगठन बनाने की आज़ादी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है ना। तो हमारा जो तर्क है सेकंड तर्क सही है। तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट और दोनों सशक्त हैं, नहीं भैया, केवल फर्स्ट तर्क सशक्त है, नहीं तो केवल दूसरा। तो यस, सी इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सातवां हमारा है, उस संगठन की पहचान करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन PNB पंजाब नेशनल बैंक, डी है ONGC। तो ये बैंक है UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक, ONGC ये बैंक नहीं है, ये कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो सभी ये तीनों बैंक है, लेकिन ये कंपनी है। तो डी इसमें से इस समूह से संबंधित नहीं होगा। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर दिए हुए हैं। तो ये त्रिभुज है, इसके ऊपर सर्किल बना हुआ है, और ये त्रिभुज है, इसके ऊपर भी डबल सर्किल बनाया है। ये फिगर दी हुई है, यहाँ भी एक सर्किल। तो अगला चौथे स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन में दिया हुआ है विकल्प आकृति 4 दी हुई हैं। तो हम रीड करके ही आगे बढ़ना है हमें। तो ये त्रिभुज है, और त्रिभुज हट के ऊपर ऊपर वाली आकृति 2 आकृति बन जा रही है ना। और ये जो नीचे वाली आकृति है, जो ये ऊपर वाली आकृति है, ये 2 आकृति आगे चल के बन जा रही है। ये 2 आकृति में करूप 2 आकृति इसमें ऊपर की जो है बन जा रही है। तो ये जो
आकृति होगी ऊपर वाली, ये डबल हो जाएगी। तो डबल आकृति कौन से ऑप्शन में है? तो डबल आकृति ऊपर जाएगी, इसको छोड़ देगा क्योंकि इसमें भी यही चीज़ें किया था। तो गोला के ऊपर डबल आकृति किसकी होगी? गोला किस में दिया है? सिंगल गोला, ये इसमें दिया हुआ है और डबल आकृति बना दिया। तो बी इज़ राइट आंसर। तो बी हमारा डेफिनेटली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विषम की पहचान करो। फिगर दी हुई है 4, उसी फिगर में विषम की हमें पहचान करना है। कौन सी फिगर विषम है, मतलब ऑड है, विषम है। तो फिगर दिया है, ये राइट में कर दिया और इसको लेफ्ट में कलर कर दिया, फिर नीचे कर दिया और अब ऊपर की बारी होनी चाहिए। तो ऊपर इसने नहीं किया तो ये पूरे में फिल कर दिया और थोड़ा सा छोड़ दिया। तो इसका मतलब है हाफ पोर्शन इसका भरा हुआ दाएं कर दिया, फिर बाएं हाफ पोर्शन भर दिया, फिर नीचे हाफ पोर्शन भर दिया और अब ऊपर हाफ पोर्शन भरने की बारी थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो डी ये हमारा विषम आकृति होगी। और अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, हाँ एक तस्वीर की ओर जिससे कहा जाता है उसे पहले बना लेते हैं। तो तस्वीर, ये कोई तस्वीर है और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। तो कौन? नैना बोल रही है। नैना कहती है वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है? वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो पहले नैना को देखते हैं। नैना ये है, नैना की नानी। पहले इसकी मम्मी बना लो, हाँ मम्मी को, मम्मी या पापा, है ना। तो ये फिगर है, इसकी मम्मी होगी या पापा होंगे, है ना। तो इसकी नानी, वह मेरी नानी, नैना की नानी के नानी। तो इसकी नानी ये बन गई क्योंकि ये नानी फीमेल होती है। नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। नानी का एक इकलौता बेटा, इसको मान लो इकलौता बेटा, या बेटी होगी तो बेटा इधर बना लेंगे, है ना। तो बेटा के लिए हम लोग ऐसे इकलौता बेटा का बेटा है। तो इसका ये बेटा हो जाएगा, ये वाला, इसको यहाँ बना लेते हैं। इकलौते बेटे का बेटा है। तो बेटा के लिए हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करते थे। का बेटा है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है? वह किसकी ओर इशारा कर रही है? तो भैया मेरे ये फिगर है, ये इसकी क्या लगेगी? ये है ना, किसकी ओर इशारा कर रही है? ऑप्शन ने दिया दोस्त, मामा, भाई, ममेरा भाई। तो दोस्त तो हो ही नहीं सकता। मामा देखते हैं, भैया ये इसकी मम्मी होगी, है ना, इसकी मम्मी होगी। और मम्मी का भाई हमारा क्या लगेगा? ममेरा भाई, है ना। ऑप्शन में है ममेरा भाई, यस, है ना। तो ऑप्शन हमारा भाई भी दिया हुआ है लेकिन ममेरा भाई है, तो ममेरा भाई हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में हमारा चचेरा भाई भी देता तो भी हमारा आंसर चचेरा भाई लगता, है ना। ममेरा भाई ना होता तो चचेरा भाई भी हमारा राइट आंसर होता। तो अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। आ गया समझ में? ये नैना हो गई, नैना की मम्मी या पापा, है ना, मम्मी, और मम्मी की मम्मी नानी, उनका इकलौता बेटा का बेटा, इनका कौन लगेगा? किसकी ओर इशारा कर रही है? तो वह अपने मामा के लड़के की ओर इशारा कर रही है, मतलब मैं मेरा भाई की ओर। ठीक। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का। दिया हुआ है एक सांकेतिक भाषा में स्पाइनर SPANNER को GCDJJBS के रूप में लिखा जाता है। उस कोड भाषा में नियर को कैसे लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का है। तो बोल रहा है कि स्पाइनर की स्पेलिंग क्या है? SPANNER,
ER को लिखा जाता है GCDJJ BS। तो सबसे पहले कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पहले चेक कर लेते हैं इसके बाद टी तो नहीं आ रहा है या टी से पहले कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा समथिंग में चेक कर लेते हैं जो देखते ही बन जाए। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो तुरंत हम लोग कोडिंग करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। इसका होता है 18, प्लेस वैल्यू सबकी लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं घटा है बढ़ा है क्या किया है, उससे वहाँ पे एक अनुमान लग जाता है। इसका 18, पी का 16, एक का 1 और एन का होता है 14 और एन का 14, ई का 5, आर का 18, जी का 7, सी का 3, डी का 4, जे का 10, बी का 2, एस का 19। क्या किया भैया इसने? 16, 18, 1, 14, 14, 5, 18। क्या घटाया है या बढ़ाया है? तो 7 को 18 से 7, 16 से 3, 1 से 4। ये घट बढ़ा भी नहीं रहा है, 18 से 19 हो गया। अगर पीछे से करते हैं तो ये भी नहीं हो रहा है। इस पे कुछ दूसरा अप्लाई करके देखते हैं। किसका पूछा है? नियर का। तो क्या नियर का अक्षर स्पाइनर में मिल रहा है? क्यों भाई? नियर NEAR NEAR। तो क्या इससे क्वेश्चन बन जाएगा? एन को उसने क्या किया? एन को उसने क्या किया? 3 इधर छोड़ो, चौथा स्थान इधर, 3 इधर छोड़ो, चौथा स्थान इधर। एन को जे में कोड कर रहा है। यस, देखते हैं ऑप्शन में अगर होगा तो मिल जाएगा। एन को जे में कोड कर रहा है तो जे 2 ऑप्शन में है। आगे देखते हैं। एन ई आना चाहिए। ई लास्ट से ई यहाँ पे आएगा, बी पे, बी कोड कर रहा है। यस, 2 ऑप्शन में मिल रहे हैं। ए बचा। ए को कहाँ कोड करके? तीसरे नंबर पे डी पे लेके जा रहा है। डी, यस, मिल रहा है ना? तो इसका मतलब ये ऑप्शन अब कट गया, डी नहीं मिल रहा है तो, है ना? चेक करते हैं आगे। ए हो गया, अब आर की बारी है। हाँ, ए हो गया, आर की बारी है। आर यहाँ पे है और आर का इसमें कोड कर दिया तो मिल रहा है। यस, इसका मतलब ये डी करेक्ट आंसर हमारा होगा, है ना? तो कभी कभी नंबरिंग में भी समझ नहीं आता तो जो अक्षर दिए होते हैं इसमें भी इससे देख लिया जाता है, तब आंसर निकल आता है ना? तो अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बोलो, समझ में आ गया? यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक सीरीज दिया हुआ है B16, D25, F36, H49 और आगे जो क्रम आएगा उसी पे देखते हैं। ऑप्शन है L80, M25, K115, J64। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया, सबसे पहले पहली निगाह हम देखते हैं। अगर पहली निगाह में बन जाए क्वेश्चन तो तुरंत बना लेते हैं, वरना फिर अगर जो अक्षर दिए होते हैं, लेटर दिए होते हैं, उनमें कोड करके ही लिखते हैं। 2 है और ये 16 है। हाँ, 16, 25, 36, 49। पहली निगाह में ये क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब ये जो आएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ऑप्शन में दिख रहा है 64। तो ऑप्शन से ही डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? और बी के बाद आता है, बी में 2 ऐड किया, डी आ गया, डी में 2 ऐड किया, एफ आ गया, एफ में 2 ऐड करेंगे, एच आएगा, एच में 2 ऐड कर देगा, एच का 8 होता है तो 10 हो जाएगा, 10 किसका होता है? जे का। तो डी इज़ राइट आंसर। अब हम लोग 13वां सवाल देखते हैं। 13वां बोल रहा है कि दर्पण छवि का चयन करें। दर्पण प्रश्न आकृति दी हुई है तो दर्पण, मिरर यहाँ पे लगा हुआ है दर्पण। तो दर्पण में हम जानते हैं कि
क्षैतिज परिवर्तन होता है। ये वाला जो पोर्शन होगा यूँ हो जाएगा, है ना। क्षैतिज परिवर्तन अगर ये होगा तो ये वाला पोर्शन पलट के इधर आ जाएगा, है ना, और ऊपर का सेम रहेगा। तो ये पोर्शन पलट जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, है ना। अगर इसको पलट दिया जाए, ये वाला पोर्शन इधर ला लिया जाए, तो ये पोर्शन इधर आएगा और ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, है ना। तो सेम वैसे ही रहेगा और ये भर दिया जाएगा इसको। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन सी में ये प्रश्न, ये जो हमने आकृति बनाया, हाँ, इसकी छवि में देखिए जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण छवि ये क्षैतिज बनती है, क्षैतिज ऐसे पलटता है, और इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया हुआ है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन हमारा है कुछ ऊतक कमज़ोर हैं, दूसरा कथन कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं, और निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ कमज़ोर ऊतक हैं, सेकंड निष्कर्ष कुछ हड्डियां ऊतक हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट और कंक्लूज़न कथन और निष्कर्ष के चैप्टर से है। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसको जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तो 6 और 16 रूल पढ़ाऊँगा। 16 रूल होगा, उसमें से मेन रूल निकाल के 6 रूल होते हैं, उसी को पढ़ाऊँगा जब पढ़ाऊँगा। तो हाँ, कॉन्सेप्ट जब पूरा आएगा तो उसी को पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग फिगर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, फिगर से भी सॉल्व हो जाता है और 6 and 16 रूल से भी सॉल्व हो जाता है। तो कुछ ऊतक कमज़ोर हैं, हमारा जो ऊतक है कुछ ऊतक कमज़ोर हैं, ये ऊतक है, कुछ ऊतक कमज़ोर हैं, कुछ में इसको थोड़ा ले लेते हैं, कुछ ऊतक कमज़ोर हैं, कुछ ऊतक कमज़ोर हैं। दूसरा है कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं, कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं, कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं, कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं, हड्डियां। देखिए कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं, लेकिन ऊतक हड्डी इसको भी टच कर सकती है, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो इसको हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन अगर निष्कर्ष में हमारा कुछ ऐसा ऑप्शन बनता है तो इसको भी ये टच कर सकता है ना, मना ही नहीं है टच करने की। लेकिन जिसमें हमारा निष्कर्ष डेफिनेटली निकलता है उसी को हम लोग लेते हैं, अदरवाइज सबको छोड़ देते हैं। तो पहला था कुछ ऊतक कमज़ोर हैं, कुछ ऊतक कमज़ोर हैं, लिखा है कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं, कुछ कमज़ोर हड्डियां। ये डेफिनेटली कमज़ोर को ज़रूर लेके चलेगा, और इसको छुए या ना छुए लेकिन कमज़ोर को ज़रूर करेगा कुछ, है ना, टच ज़रूर करेगा। कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कमज़ोर ऊतक हैं, कुछ कमज़ोर ऊतक हैं, डेफिनेटली ये सही है ना। तो कुछ कमज़ोर ऊतक हैं। दूसरा कुछ हड्डियां ऊतक हैं, कुछ हड्डियां ऊतक हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं बोल सकते कुछ हड्डियां ऊतक हैं, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ नहीं कंफर्म, इसलिए हम इसको डेफिनेटली कह नहीं सकते। तो हमारा ए करेक्ट आंसर है। निष्कर्ष हमारा कंक्लूज़न फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड जो है सेकंड विल बी रॉन्ग। तो निष्कर्ष हमारा डेफिनेटली करेक्ट है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन है, विषम की पहचान कीजिए। ये 4 आकृति दी गई हैं और इसमें विषम की पहचान करना है। तो पहला है सर्किल सभी में दिया हुआ है ना। तो सर्किल के अंदर सब है, देखना यह है कि इसमें ऑड कौन सा है, विषम कौन सा है। देख लेते हैं, ये 6 साइड दिया है, हाँ 2 4 6, हाँ हेक्सागन। ये क्या है, ट्रेंगल है, और ये स्क्वायर है, और ये सर्किल। तो इसमें 6 भुजाएं हैं, भुजाएं मतलब साइड, और इसमें 3 भुजा त्रिभुज, 4 भुजा स्क्वायर, है ना। लेकिन इसमें कोई भी साइड नहीं है, हाँ सर्किल में कोई भी साइड नहीं होती है। तो डी हमारा जो है विषम आ जाएगा, है ना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय विषम की पहचान करना हो, विषम ऑड निकालना हो, अगर 4 आकृतियाँ दी गई हों तो 3 को 4 में से 3 को सिमिलरिटी के आधार पे अलग कर देते हैं, और जो
जो जिन सिमिलरिटी को छोड़ के जो एक जैसे हों 3 उसको अलग कर देंगे, जो एक होगा वो अलग होगा और उसी को हम लोग छांट देंगे विषम में। तो दोस्तों इस प्रकार 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। आगे कोशिश करूँगा कि इसी प्रकार मैं वीडियो लेके आता रहूँ